हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर। मेरा नाम है प्रश्ना जैन और आज के इस वीडियो में आपके लिए बीएड फर्स्ट ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ। इन क्वेश्चन से ज़रूर आप लोगों को अपने एग्जाम में मदद मिलेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन मतलब एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो जैसे किसी भी संस्थान का प्रबंधन किया जाता है, वैसे ही शिक्षण संस्थान का भी प्रबंधन किया जाता है। नॉर्मली प्रबंधन में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं? प्लान्स बनाना, है ना, उनको व्यवस्थित करना, उसके बाद स्टाफिंग करना, निर्देशन करना और फिर नियंत्रण करना। तो ये 5 जो है बेसिक चरण माने गए हैं किसी भी प्रबंधन के लिए। तो वैसे ही शिक्षण संस्थान के प्रबंधन में यही 5 बेसिक गतिविधियां हमें करनी होती है। डेफिनेशन हम देखेंगे कूंट्ज ओडोनेल की। प्रबंधन एक ऐसा वातावरण तैयार करना और बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें समूह में एक साथ काम करने वाले व्यक्ति कुशलता पूर्वक चयनित लक्ष्यों को पूरा करते हैं। अब हमारे उद्देश्य क्या है? किसी भी शिक्षक संस्थान के प्रबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं? शिक्षण संस्थान को सुचारू रूप से संचालित करना, संसाधन जो भी होते हैं किसी भी संस्थान के, उनके उपयोग को अनुकूलित करना, शिक्षा के मानकों को ऊपर उठाना, कर्मचारियों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना, सकारात्मक विद्यालय संस्कृति और सीखने के माहौल का निर्माण करना, मतलब एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, शिक्षण और प्रशासन में नवाचार को प्रोत्साहित करना, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। अब किसी भी संस्थान के प्रबंधन के 5 प्रमुख चरण होते हैं, वैसे ही शिक्षण संस्थान के भी प्रबंधन अगर हम करना चाहें तो उसके 5 प्रमुख चरण बताए गए हैं। पहला है नियोजन। इसमें हम क्या करते हैं? हमारी भविष्य की जो भी गतिविधियां उसकी रूपरेखा तैयार करना, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति और योजना को बनाना। तो हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से करेंगे, उसके लिए योजना बनाना। दूसरा चरण आता है संगठन। संगठन में हम संगठित करते हैं। किन चीजों को संगठित करते हैं? हमारी जो भी गतिविधियां हैं और हमारे पास उन गतिविधियों को पूरा करने के लिए जो संसाधन उपलब्ध है उनको हम संगठित करते हैं ताकि उनका हम बेस्ट यूज कर सके। फिर आता है नियुक्तिकरण। योजना हमने बना ली, संरचना हमने बना ली, व्यवस्था हमने बना ली, अब कार्य करने के लिए हमें मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हम नियुक्तिकरण के चरण में लोगों की भर्ती से लेकर उनके विकास तक के जो भी गतिविधियां होती है वो हम इस चरण में करते हैं। फिर भर्ती हो गई, लोग काम कर रहे हैं तो उन पर निर्देशन की भी जरूरत है, मतलब उनको मार्गदर्शन देना और उनका पर्यवेक्षण करते रहना कि जो काम उन्हें दिया गया था क्या वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लास्ट अंतिम चरण आता है नियंत्रण का, कंट्रोलिंग। इसमें हम क्या करते हैं? निगरानी रखते हैं कि हमने जो मापदंड तय किए थे हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, क्या हमारा संगठन उसी दिशा में काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं तो जो भी सुधारात्मक कार्यवाही की जानी है हम उसे करते हैं। तो ये 5 बेसिक जो है वो स्टेप्स माने गए हैं किसी भी मैनेजमेंट के। तो एजुकेशनल मैनेज के कॉन्टेक्स्ट में भी यही 5 बेसिक स्टेप जो है वो लागू होते हैं। शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में हमें प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है? पहला है शैक्षणिक प्रबंधन, मतलब किसी भी शिक्षण संस्थान के वो क्षेत्र जिसमें हम पाठ्यक्रम को नियोजित करते हैं, समय सारणी बनाते हैं, शिक्षण की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं, यानी शिक्षण संबंधित जो भी हम गतिविधियां करते हैं या डिसीजन लेते हैं वहां पे हमें प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है प्रशासनिक प्रबंधन, मतलब हमारा बुनियादी ढांचा किस प्रकार होगा, उपस्थिति, बजट, खरीद। फिर आता है मानव संसाधन प्रबंधन में वही फिर से भर्ती से लेकर उनके विकास तक की सारी गतिविधियां। वित्तीय प्रबंधन, छात्र प्रबंधन, मतलब शिक्षण संस्थान में कैसे छात्रों का प्रबंधन किया जाता है, जैसे उनकी प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी, है ना, विद्यालय में अनुशासन कैसा रहेगा, हमारा सह पाठ्यक्रम नियोजन कैसा रहेगा, हमारा उनके साथ परामर्श कैसे रहेगा। फिर आता है सामुदायिक प्रबंधन, मतलब इसमें शिक्षक और छात्र और प्रधानाध्यापक, ये 3 तो इंटरनल फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा हमारे समुदाय से क्या क्या संबंध होंगे उनका प्रबंधन करना, जैसे रेगुलर पीटीएम करवाना,
बाहर जो भी गवर्नमेंट के एनजीओस चलते हैं उनसे कांटेक्ट में रहना, है ना। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पर हमें प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रबंधन करने के कुछ शैलियां होती है, कौन सी संस्थान किस शैली का उपयोग कर रही है, तो हमें वो 5 शैलियां जो है वो समझनी है। पहली है लोकतांत्रिक प्रबंधन। इसमें महत्वपूर्ण होती है भागीदारी। जो भी हितधारक होते हैं किसी भी संस्थान के, जैसे शिक्षण संस्थान के हितधारक कौन है, प्रधानाध्यापक या फिर वहाँ के शिक्षक या फिर वहाँ के छात्र। तो जब भागीदारी से निर्णय लिए जाते हैं तो हम कहते हैं प्रबंधन कैसा है, लोकतांत्रिक। निरंकुश प्रबंधन में भागीदारी शून्य होती है और यहाँ पे प्रमुख जो है किसी भी संस्थान का, सारे निर्णय वही लेता है। फिर आता है अहस्तक्षेप प्रबंधन, जिसमें पर्यवेक्षण न्यूनतम रहता है और जो भी हितधारक है वो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। परिवर्तनकारी प्रबंधन ऐसा प्रबंधन है जिसमें नवाचार और सुधार पर ध्यान केंद्रित होता है। अनुदेशात्मक प्रबंधन उसे कहते हैं जिसमें सीखने के परिणाम में सुधार पर केंद्रित होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन था एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो इसमें आपको अपने आंसर राइटिंग में पहले इंट्रोडक्शन देना है, मीनिंग समझाना है, फिर 1-2 डेफिनेशंस आपको लिखनी है, फिर आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, क्षेत्र बताकर जो शैलियां होती है वो एक्सप्लेन करनी है। इस तरह से आपका एक आंसर रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके इस YouTube चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही क्लियर और कंसाइज वे में कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। आप अगर इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ग्रुप है मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी टेलीग्राम पर, आप वहाँ मैसेज कीजिए, आपको फुल डिटेल्ड में हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है उसकी PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी शैक्षिक प्रशासन। आप प्रशासन शब्द से क्या समझते हैं? जनरली आपने पॉलिटिक्स में, राजनीति में प्रशासन वर्ड सुना होगा। प्रशासन क्या होता है? प्रशासन का मतलब है जो भी कार्य प्रणाली है किसी देश की, है ना, उसमें कौन से स्तर पर, कौन से पोस्ट पर कौन सा व्यक्ति कार्यरत है और उसका क्या काम है। तो इसी संरचना को हम प्रशासन कहते हैं, राइट। जैसे सबसे बड़े हमारे प्रेसिडेंट होते हैं देश में और सबसे छोटे जिला कलेक्टर अधिकारी, और उनके नीचे भी कुछ छोटी छोटी पोस्ट जो है वो बनी हुई है। तो ये हमारा क्या है, प्रशासन का सिस्टम है। वैसे ही एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन में क्या होता है, शिक्षा प्रणाली की दिशा और संरचना को आकार देना, दिशा और संरचना को आकार देना। अब ये शैक्षिक प्रशासन करता क्या है, हमारे जो भी उद्देश्य हैं और हमारे पास जो भी संसाधन है उनको इस ढंग से यूज करें ताकि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, उनमें समन्वय बिठाना। परिभाषा देखें आप, शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोगों और भौतिक संसाधनों के प्रयासों को एकीकृत करने की प्रक्रिया है। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, बहुत ही सरल डेफिनेशन है, आप आराम से इसे याद करके अपने एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। अब उद्देश्य क्या होते हैं शैक्षिक प्रशासन के? नीतियों को लागू करना, कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय बिठाना। देखो, कोई भी जब संस्थान होती है तो उसमें एक व्यक्ति काम नहीं करता, है ना, ग्रुप होता है, लोगों का समूह होता है, तो उन सभी के प्रयासों को एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पहुंच सुनिश्चित करना, शैक्षिक संस्थानों में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, शैक्षिक प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करना, शिक्षण और सीखने के मानकों में सुधार करना, उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना। तो ये थे हमारे शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। आगे हम देखें शैक्षिक प्रशासन के स्तर कितने हैं। सबसे ऊपर जो है वो केंद्रीय स्तर है, जैसे हमारे सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद आता है राज्य स्तर पे, राज्य शिक्षा विभाग अधिकारी होंगे कोई ना कोई, जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो दिलावर साहब है। जिला स्तर की बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी DEO, और फिर उसके नीचे स्तर में जो है वो आते हैं जो भी स्कूल्स बनी हुई है, हर एक जिले में कॉलेज बनी हुई है, उनके प्रमुख या प्रधानाचार्य। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है, शैक्षिक प्रशासन क्यों आवश्यकता है? एक व्यवस्थित संरचना बनाए रखने में, नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करने में, एक रूपता और समानता लाने में, नीति का क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर अनुकूलन में मदद करना।
आपने देखा होगा जो योजनाएं बनती है, जो नीतियां बनती है, वो बहुत ही उच्चतम स्तर से बनती है, लेकिन उनका क्रियान्वयन कहाँ होता है? एकदम निम्नतम स्तर पर उनका क्रियान्वयन किया जाता है। तो इनके बीच में तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाना, समन्वय बिठाना, इसलिए हमें शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। सरकारी नीतियों और संस्थागत प्रथाओं के बीच की खाई को पाटना। क्या मतलब है इस लाइन का? जो पॉलिसी बना रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पर नहीं देख रहे कि सिचुएशन क्या है, लेकिन अगर प्रशासन सही तरीके से संरचना बनी हुई है, सही तरीके से वहां पे लोग लगे हुए हैं, तो जो नीतियां बनाई गई है वो निम्न ग्राउंड लेवल पर देखा जाएगा कि परिस्थिति क्या है, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर नीतियां बनती है, और वहां जो नीतियां बनती है वो यहाँ पे अप्लाई की जाती है। तो इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, हायरार्किकल गैप बहुत ज्यादा है इन दोनों के बीच में, जो पॉलिसी बना रहे हैं और जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उस गैप को मिटाने का काम जो है वो शैक्षिक प्रशासन करता है। अब इसमें क्या क्या चुनौतियां आती है? ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, नौकरशाही, देरी कुशल। क्या मतलब है इसका? कि लेवल्स बहुत ज्यादा हो गए, बीच में लोग, प्रशासनिक लोग, अधिकारी बहुत ज्यादा हो गए, तो क्या हो जाता है कि नीतियां बनती तो कभी है और उनके क्रियान्वयन में काफी समय लग जाता है। और कुशल प्रशासकों की कमी है, राजनीतिक हस्तक्षेप देखा जाता है, अपर्याप्त वित्तीय संसाधन देखे गए हैं, परिवर्तन का प्रतिरोध किया जाता है, परिवर्तन हमेशा बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसमें बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, समय लगता है परिवर्तन को अपनाने के लिए। प्रशासनिक प्रणालियों में डिजिटल विभाजन, अब डिजिटल विभाजन में डिजिटल डिवाइड, लोगों के पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं यूज करने के लिए। हालिया घटनाक्रम की अगर हम बात करें कि अभी रिसेंट में क्या क्या किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, तो पहला रिकॉर्ड और प्रशासनिक कार्यों का डिजिटलीकरण करना। आप लोगों ने देखा होगा कि अटेंडेंस जो है आजकल वो थंबप्रिंट से लगने लग गई। तो ऐसे और भी छोटे छोटे जो भी काम होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, उन सबका क्या कर दिया गया है? डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। जैसे स्कूल्स में जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं बच्चों के, चाहे 4th 5th क्लास के क्यों ना, वो भी आजकल ऑनलाइन आते हैं। स्कूल प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकरण, एक प्रणाली बनाई गई है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की, एसएमएस की। तो जो भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्तर है वो सभी इसी प्रणाली को फॉलो करते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान दिया गया है, जिससे कि कोई तरह की घूसखोरी या कोई तरह के जो है वो दुर्व्यवहार नहीं हो। विकेंद्रित निर्णय लेने पर जोर दिया गया है। विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? कि सत्ता का विभाजन, सभी अधिकारियों में सत्ता का विभाजन करना और निर्णय भागीदारी से लेना। स्कूल परिसर प्रशासन पर ध्यान देने के साथ एनईपी 2020 में सुधारों की शुरुआत की गई है। निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं? शैक्षिक प्रशासन एक प्रभावी शैक्षिक प्रणाली की रीढ़ है। यह संरचित योजना, विनियमन, समन्वय और पर्यवेक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। बढ़ती चुनौतियों और बढ़ते शैक्षिक परिदृश्यों के साथ प्रशासकों को शैक्षिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए अभिनव, समावेशी और सहभागी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस तरह से आपके दो आंसर्स कंप्लीट होते हैं। पहला था एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड, दूसरा था एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कंसाइज नोट्स हैं। आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन अपने एग्जाम राइटिंग में हेल्प करने के लिए चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे इसकी पीडीएफ जो है वो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। पीडीएफ जो है वो दोनों मीडियम में है, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण वर्ड से आप क्या समझते हैं? यूनिवर्सलाइजेशन, है ना, कि पूरे जगत में, पूरे विश्व में इस बात को माना गया है कि प्राथमिक शिक्षा सभी का अधिकार है। तो जब इस पर आपको एक क्वेश्चन लिखना हो, आंसर लिखना हो एग्जाम में, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास के एक शक्तिशाली साधन के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि शिक्षा जो है वो ही हमारा एक साधन बन सकता है। भारत के कंटेक्स्ट में बात करें, स्वतंत्रता के बाद से प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर लगातार जोर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी यूपीई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, केवल एक नीतिगत लक्ष्य नहीं है बल्कि एक संवैधानिक जनादेश है जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के आर्टिकल 45 में गहराई से निहित है और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है।
इसमें क्या है, आयु 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच होना। सार्वभौमिकरण का मतलब केवल स्कूल खोलना नहीं है या केवल बच्चों का नामांकन करना नहीं है, उनमें उनकी नियमित उपस्थिति, उनका प्रतिधारण, बुनियादी सीखने की दक्षता की प्राप्ति को सुनिश्चित करना। आगे हम देखेंगे कि हमारा ये जो यूपीई है उसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो ये समझना कि यूपीई का कंसेप्ट क्या है और इसका दायरा कितना है। उसके बाद इसके घटकों की पहचान करना, जैसे प्रावधान, नामांकन, प्रतिधारण और उपलब्धि। भारत में यूपीई के प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियों और बाधाओं की जांच करना। सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करने में सामुदायिक भागीदारी, स्कूल मानचित्रण और सूक्ष्म नियोजन की भूमिका का विश्लेषण करना। सभी के लिए समावेशी, न्याय संगत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की वकालत करने वाले सभी के लिए शिक्षा EFA एजुकेशन फॉर ऑल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जागरूकता विकसित करना। अब ये जो आपका यूपीई है ये अकेला काम नहीं करता, इसको लागू करने के लिए हमने अपने संविधान में अनुच्छेद 45 को तैयार किया है, हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को पारित किया है और एक जो ग्लोबल गाइडेंस चलती है एजुकेशन फॉर ऑल EFA की, उसी की प्रणाली पर आधारित हमने अपने भारत में यूपीई को लागू किया है। अब इसमें 5 जो है इसके घटक बताए गए हैं। पहला है सार्वभौमिक प्रावधान, सभी बच्चों के लिए पर्याप्त शैक्षिक अवसंरचना और सुविधाओं की उपलब्धता। प्रावधान का मतलब क्या है, तैयारी सुनिश्चित करना। बच्चों को आपको पढ़ाना है, प्राथमिक शिक्षा उनको देनी है, तो सबसे पहले स्कूल्स आपको खोलनी पड़ेंगी। इसके उद्देश्य क्या है, भौतिक और तार्किक बाधाओं को दूर करना और सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना सुलभ बना देना, है ना। इसके लिए क्या किया गया है, क्या उसमें उपाय किए गए हैं। 1 किलोमीटर के अंदर अंदर छोटी सरकारी स्कूलें खोली गई है जिनमें प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, कक्षा कक्ष बनाए गए हैं, पानी, शौचालय, बिजली और इन बेसिक फैसिलिटीज की उपलब्धता करवाई गई है। दूसरा घटक आता है सार्वभौमिक नामांकन, एनरोलमेंट। सभी योग्य बच्चों को उचित आयु में बिना भेदभाव के स्कूल में नामांकित करना, मतलब उनका एडमिशन करना। तो इसका उद्देश्य क्या है, ताकि शिक्षा में समावेशन हो सके सभी बच्चों का और समानता सुनिश्चित की जा सके। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, पहले जो ऐसे बच्चों की खोज की जाती है जो स्कूल नहीं जा रहे, फिर जागरूकता अभियान चलाया जाता है जिससे कि उनका नामांकन हम स्कूल के अंदर करवा सके। फिर आता है सार्वभौमिक प्रतिधारण, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण चक्र तक स्कूल में बनाए रखना। अब बच्चों का मन कैसे टिका रहे स्कूल में, क्यों, क्योंकि वो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड तो होता नहीं है, जिस माहौल से वो निकल कर आते हैं वहां पे शिक्षा को कोई महत्व नहीं होता। तो कैसे हम कोशिश करें कि उनका स्कूल में मन लगे, वो पढ़ाई को अपना सके, है ना। तो ड्रॉप आउट्स को रोकना। ड्रॉप आउट से आप क्या समझते हैं, बच्चे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, 10 दिन आते हैं, 15 दिन आते हैं, फिर उनका मन नहीं लगता तो वो आना बंद कर देते हैं। तो ड्रॉप आउट्स को रोकना, शिक्षा को निरंतर और आनंददायक बनाना। लेकिन हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा, बच्चों के अनुकूल माहौल बनाना, दोहराव कम करना, अभिभावक समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य सेवाएं उनको उपलब्ध करवाना। उपलब्धि का सार्वभौमिकरण, इससे आप क्या समझते हैं, उपस्थिति के साथ साथ बच्चों के सीखने के परिणामों पर भी बल देना, न्यूनतम साक्षरता पर काम करना, संख्यात्मक और जीवन कौशल विकसित करना, उनको बेसिक लिटरेसी यानी अक्षर ज्ञान करवा देना, उनको नंबर्स का ज्ञान करवा देना, है ना। उसके लिए किया गया जा रहा है योग्यता आधारित पाठ्यक्रम बनाना और कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन को यूज करना। ये एक ऐसा टूल है, तकनीक है जिससे बच्चों का मूल्यांकन सही ढंग से किया जाता है। तो ये तो इसके 4 हमने प्रमुख घटक देख लिए। बच्चों अगर कोई क्वेश्चन आता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, तो उसके ये 4 आप सिद्धांत मान लीजिए, घटक मान लीजिए, आपको अपने आंसर में ये मेंशन करना है। ये टेबल बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाई गई है, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको हमारे टेलीग्राम के लिंक पर PDF के माध्यम से हम अवेलेबल करवा देंगे।
स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। आगे और नई नई सीरीज आपके लिए लाई जाएंगी। अभी बीए के एग्जाम्स चल रहे हैं, बीए बीएड और बीएड के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उनके लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें ये पेपर आपको मैं करवा रही हूँ, बाकी श्याम सर, पूजा मैम, उन्होंने भी अपने सब्जेक्ट के पेपर करवाए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चैनल से। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के तरीके और साधन। लोकतंत्र हम अपनाना चाहते हैं हमारे देश में, जो हमने संविधान के साथ ही अपना लिया था, लेकिन उसे बनाए रखना और उसे आगे तक लेकर जाना, उसके लिए शिक्षा का क्या महत्व हो सकता है या शिक्षा का क्या रोल हो सकता है, वो हमें इस आंसर में एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में जरूर देखने मिलेगा। एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और शिक्षा। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है, आंसर आपको समझना है और उस हिसाब से आपको अपना आंसर लिखना है। सबसे पहले आप लोकतंत्र शब्द को समझाएंगे। लोकतंत्र ग्रीक शब्द डेमोस से लिया गया है, जिसका मतलब है लोग, और क्रेटोस यानी शक्ति या शासन। इसीलिए लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ बन गया लोगों द्वारा शासन। जैसे कि आप लोकतंत्र जानते हैं, इसका मतलब बेसिक सिखाया जाता है हमें, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से ही। लोकतंत्र शासन के लिए उसका उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों के बीच लोकतांत्रिक मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार को विकसित करना। जब प्राथमिक शिक्षा से ही बच्चों को ये मूल्य और ये गुण उनमें विकसित किए जाते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि बड़े होकर वो भी लोकतांत्रिक नागरिक बनने का उन पर प्रभाव पड़ता है ना। जिसमें आगे हम पॉइंट्स देखेंगे कि हमें इस आंसर को कैसे लिखना है। पहला है व्यक्तिगत मूल्य की पहचान। अगर हमें लोकतांत्रिक प्रणाली अपनानी है अपने जीवन स्तर में, तो हमें सबसे पहले हमारे क्या मूल्य, हमारे क्या वैल्यूज है, उनकी पहचान हमें करनी पड़ेगी। हर छात्र को सम्मान और गरिमा के साथ देखना, सभी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को महत्व देना। फिर है व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति। हमें ये मानना पड़ेगा कि मेरी सोच अलग है और दूसरे की सोच अलग होती है, सभी की क्षमता, सभी की रुचियां, उनकी शैली विविध होती है। विविध और लचीला पाठ्यक्रम। हमारे शिक्षण संस्थान का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? प्रासंगिक, समकालीन, अंतः विषय पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और समग्र विकास को बढ़ावा देता हो। आलोचनात्मक सोच का विकास, जांच आधारित, समस्या समाधान वाली शिक्षा द्वारा तार्किक, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना। मातृभाषा में शिक्षण, बेहतर समझ और आत्मविश्वास पूर्ण भागीदारी के लिए मातृभाषा का प्रयोग करना। स्वशासी निकायों का गठन, छात्र संघ बनाना, संसद, परिषद, कॉलेज में आप देखते हैं कि इलेक्शंस होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि स्वशासी निकायों का गठन हो सके और उससे जवाबदेही और सहभागिता बढ़े। स्कूल समुदाय संबंध, स्कूल सोसाइटी में ही काम करता है, तो उसके समुदाय से संबंध सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक होता है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, कि हम हमारे पाठ्यक्रम के अलावा भी बच्चों को और क्या सिखाते हैं, जैसे बहस, नाटक, चर्चा आदि से टीम भावना, अभिव्यक्ति, लोकतांत्रिक सोच और भागीदारी में विकास होता है। अगला है शैक्षिक अवसरों में समानता, तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। शांति और सहिष्णुता के लिए शिक्षा, संघर्ष समाधान, सहानुभूति, विविधता की स्वीकृति जैसे मूल्य सिखाकर सहिष्णु समाज की रचना हम कर सकते हैं। मूल्य आधारित शिक्षा, पाठ्यक्रम में न्याय, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। सहभागी शिक्षण विधियां, अब हम टीचिंग मेथड्स कैसे अडॉप्ट करें, कैसे अपनाएं, जिससे हमारी डेमोक्रेसी की जो सोच है वो आगे बढ़ सके। आगे आता अधिकारों और कर्तव्यों पर बल देना। बच्चों में शुरू से ही क्या उनके अधिकार हैं और क्या उनके देश के प्रति कर्तव्य बनते हैं, वो शुरू से ही उनमें सिखाने चाहिए। लोकतांत्रिक नेता के रूप में शिक्षक, अब टीचर का लीडर कौन है? शिक्षक। तो शिक्षक को कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में काम करना चाहिए। वो जितना अच्छा नेता बनेगा स्टूडेंट्स के आगे, स्टूडेंट्स भी वैसे ही देखेंगे और वैसे ही उनका मस्तक जो है वो विकसित होगा। प्रौद्योगिकी और मीडिया का उपयोग करना, क्योंकि आगे का टाइम कैसा है? डिजिटल इंडिया का टाइम है। लोकतंत्र के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक नीतियों, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम डिजाइन, स्कूल प्रथाओं में एक सोची समझी विचारशील दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
तो क्वेश्चन अगर आपका आए कि आप किन तरीकों से शिक्षा प्रणाली में लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकते हैं, तो उनमें आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पॉइंट्स बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज रूप में आपको मैंने पीपीटी में पढ़ाए हैं। इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कल्चरल लैग, सांस्कृतिक पिछड़ापन। सांस्कृतिक पिछड़ापन से आप क्या समझते हैं? दो तरह की संस्कृति होती है, एक भौतिक संस्कृति जिसमें टेक्नोलॉजी आ गए, टूल्स आ गए, है ना, और एक होती है अभौतिक संस्कृति जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे विश्वास है, जो हमारी परंपराएं हैं और जो हमारे कानून है। बदलते समय के साथ अगर संस्कृति में परिवर्तन नहीं आता तो इसे हम सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं। नोट्स आपको अच्छे से दिए गए हैं, आप आराम से इनको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। कारण क्या बताए गए हैं? तेजी तकनीकी विकास हो रहा है, पारंपरिक सोच और बदलाव का विरोध किया जाता है, शिक्षा की कमी है, आलोचनात्मक सोच का अभाव है, कानूनी और संस्थागत प्रक्रियाओं में धीमापन है, आर्थिक असमानता और डिजिटल पहुंच में भेदभाव, ये इसके प्रमुख कारण बनते हैं। प्रभाव क्या है? सामाजिक टकराव होने लगे हैं, नीतिगत देरी होने लगी है, जैसे साइबर अपराध हो गए, अपर्याप्त कानून के संबंध में, सामाजिक और आर्थिक असमानता में वृद्धि, लोगों में असमंजस, तनाव और अलगाव की भावना, विकास में बाधा। तो ये सारे इनके प्रभाव हैं, इनकी वजह से ये सब हो रहा है। भारत में सांस्कृतिक पिछड़ेपन के उदाहरण की अगर हम बात करें, स्मार्टफोन तो है लेकिन डिजिटल साक्षरता नहीं है, हमें उसे सही ढंग से यूज करना नहीं आता। कानूनी अधिकार तो है लेकिन सामाजिक स्वीकृति नहीं है, जैसे बाल विवाह, बाल विवाह के लिए प्रावधान किए गए हैं लेकिन बाल विवाह तो फिर भी हो रहे हैं। मेडिकल तकनीक की बात करें, नैतिक निर्देशों की कमी है। आईवीएफ बनाया किसी और समस्या के समाधान के रूप में है लेकिन उसका उपयोग किसी और ही समाधान में लिया जा रहा है, ये आप सब जानते हैं। शहरीकरण का तेजी से बढ़ना, अवसंरचना, सामाजिक समायोजन धीमा हो जाना, इंटरनेट तेजी से फैल रहा है लेकिन साइबर कानून जो है वो पीछे ही रह जा रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक पिछड़ेपन देखे गए हैं। इनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? शिक्षा और जागरूकता से, नीति निर्माण में तेजी से, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना, समन्वित पाठ्यक्रम, मीडिया का उपयोग करना। समकालीन भारत और शिक्षा में क्या प्रासंगिकता है? हमें क्यों इतना सांस्कृतिक पिछड़ेपन से प्रभाव पड़ता है? क्यों हमें उसकी जरूरत है उसे दूर करने की? शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम तो होना चाहिए लेकिन हमारा पाठ्यक्रम पुराना है, हमारी नीतियां लागू होने में हम देरी कर देते हैं, परंपरागत सोच आधुनिक मूल्यों से टकराती है, डिजिटल विभाजन साफ दिखाई दे रहा है, शिक्षकों का प्रशिक्षण अधूरा और सीमित है, उनको उस तरीके से बदलते समय के अनुसार उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हो रही कि वो वैसे बच्चों को विकसित कर सके। निष्कर्ष क्या निकलता है? सांस्कृतिक पिछड़ापन अपरिहार्य है लेकिन उसका समाधान संभव है। हमें करना क्या होगा? मूल्य, सोच और संस्थाओं में बदलाव की आवश्यकता है, बदलते युग के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आपका चौथा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो रहा है, कल्चरल लैग यानी सांस्कृतिक पिछड़ापन। अगला क्वेश्चन हमारा है शिक्षा और समाज के बीच में अंतर संबंध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबसे पहले शिक्षा को समझाएंगे। शिक्षा से क्या समझते हैं? ज्ञान, कौशल, मूल्य, विश्वास और आदतों के अर्जन की प्रक्रिया। औपचारिक रूप से बात करें तो विद्यालय, महाविद्यालय में हमें शिक्षा मिलती है। अनौपचारिक रूप से बात करें तो अनुभव और हम सामाजिक सहभागिता द्वारा हमें शिक्षा मिलती है। समाज क्या होता है? एक संगठित समुदाय जहां लोग संस्कृति, मान्यता और संस्था एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। शिक्षा और समाज का संबंध, मुख्य तथ्य की बात करें तो क्या है? शिक्षा और समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा समाज को बनाती है और समाज शिक्षा को दिशा देता है। अब हम इनके अंतर संबंध की बात करेंगे तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करवाना चाहती हूँ। ये बहुत ही शॉर्ट है, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। आप प्लीज हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वहां पर आपको रेगुलर एग्जाम रिलेटेड अपडेट और आपके लिए कंटेंट दिया जाएगा। शिक्षा समाज को दर्शाती है, जैसे जहाँ के लोगों की शिक्षा वैसा वहां का समाज। पाठ्यक्रम, पद्धतियां, लक्ष्य समाज की विचारधारा, धर्म और अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। शिक्षा समाज में सुधार लाता है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देते हैं, समाज शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक संचरण, शिक्षा की भाषा, परंपरा, कला और नैतिक मूल्य अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण का उपकरण है शिक्षा। शिक्षा हमने शुरू में देखा था कि सामाजिक
क्रांति का साधन है। नागरिक बोध को विकसित करना, शिक्षा में हमें संविधान पढ़ाया जाता है, हमारी कर्तव्य, हमारे मूल अधिकार पढ़ाए जाते हैं, इनके प्रति हमारी जिम्मेदारी और उसकी समझ को विकसित किया जाता है। मानव संसाधन का विकास करना, कृषि, उद्योग, सेवा में कुशल मानव शक्ति तैयार कर आर्थिक विकास में योगदान देना, ग्रामीण शहरी अंतर को घटाना, पर्यावरणीय चेतना बढ़ाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, सामाजिक बुराइयों को रोकना, राजनीतिक विचारधारा को आकृति देना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे शिक्षा और समाज एक दूसरे से संबंधित है। अगला स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आपको जरूर ये प्रश्न मिलेगा एग्जाम में, चाहे शॉर्ट फॉर्म में आए चाहे लॉन्ग आंसर में आए। पीपीटी में मैं आपको बहुत ही फास्ट और इजी वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिटेल नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है, पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 21A को क्रियान्वित करता है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। देखिए स्टूडेंट, संविधान हमारा बन गया था 1950 में, हमने उसे अडॉप्ट कर लिया था, है ना। तो उसमें 21A का जो अनुच्छेद है उसमें प्रावधान था कि छोटे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, है ना, सुनिश्चित बनाना। लेकिन उसके लिए अधिनियम पारित किया गया है 2009 में। इसका उद्देश्य समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। उद्देश्यों की बात करें तो पहला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की पहुंच, समावेशन को बढ़ावा देना, नियमन में लाना, न्यूनतम मानकों का पालन करना, स्कूल संचालन में उत्तरदायित्व और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना। अधिनियम को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, जिसमें पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे और राज्य की जिम्मेदारी है कि वो नामांकन और उपस्थिति पूर्ण करे, जैसा हमने यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकता में प्रावधान देखा था। इसमें आयु सीमा दी गई है 6 से 14 वर्ष, यानी कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा का अधिकार। निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण, जैसे निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कमजोर वर्ग के लिए 25% सीट जो है वो आरक्षित की जाती है। मतलब कोई भी प्राइवेट स्कूल है तो उसके अंदर 25% सीटें जो होती है वो उन बच्चों के लिए है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं या फिर बिलो पॉवर्टी लेवल, बीपीएल में आते हैं। उनसे फीस नहीं ली जाती और उनको उसमें एजुकेशन दी जाती है। अब विद्यालय मानदंड और अधोसंरचना उसमें दी गई है, उसके लिए क्या घटक है और क्या उसका विवरण है। शिक्षक छात्र अनुपात की बात करें तो प्राथमिक में 30:1, उच्च प्राथमिक में 35:1। इसका क्या मतलब है, छोटी क्लासों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा और बड़ी क्लासों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। इससे ज्यादा बच्चे एक क्लास में नहीं होने चाहिए। सुविधाएं क्या दी जाती है, शौचालय होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, पेयजल होना चाहिए। कार्य दिवस की बात करें, नियत कार्य दिवस होने चाहिए और शिक्षण का समय भी नियत निर्धारित होना चाहिए। शिक्षक कैसे होंगे, प्रशिक्षित होंगे और योग्यता उनकी पूर्व निर्धारित होगी। फिर मान्यता प्राप्ति, सभी स्कूलों को नियत मानकों के अनुरूप मान्यता लेनी होगी। चयन प्रक्रिया पर रोक, किसी भी स्कूल में प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, टेस्ट, ये सारे पूर्णतः निषिद्ध है। बच्चों का एडमिशन, आपको उनका लेवल चाहे जो भी हो, उनको एडमिशन देना पड़ेगा। दान और कैपिटेशन फीस पर रोक है, आप किसी भी तरह का डोनेशन किसी से नहीं ले सकते। रोकथाम की नीति, मतलब कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता, लेकिन 2019 में संशोधित किया गया जिसमें कक्षा 5 या कक्षा 8 की परीक्षा में आधारित रोक किया जा सकता है। पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति की बात करें, संविधान मूल्यों पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। बाल केंद्रित, भय मुक्त, गतिविधि आधारित शिक्षण जो है वो देना है। शिक्षकों का क्या दायित्व है, समय पर उपस्थिति, पाठ्यक्रम पूरा करवाना, मूल्यांकन करना, सुधारात्मक शिक्षण देना, माता पिता से संवाद करना, गैर शैक्षणिक कार्य केवल आपातकालीन कार्यों तक सीमित रखना। अगला है सरकार और स्थानीय निकायों की क्या भूमिका रहती है। पड़ोस में विद्यालय, सबसे पहला है कि 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए और 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। सामग्री की बात करें, पाठ्य पुस्तक, वर्दी, परिवहन आदि ये सब निःशुल्क उपलब्ध करवाना है। डेटा रख रखाव, सभी बच्चों का रिकॉर्ड रहना चाहिए। निगरानी, अधिनियम के अनुपालन की निगरानी करना आवश्यक है। फिर है एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी,
सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में एक एसएमसी को बनाना जरूरी है। 75% सदस्य अभिभावक होने चाहिए इस कमेटी के। विद्यालय की विकास योजना तैयार करना और निगरानी करने का काम इस कमेटी का होता है। समावेशन और विशेष प्रावधान की बात करें, दिव्यांग, वंचित, अनाथ, प्रवासी और सड़क पर रहने वाले बच्चों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उम्र के अनुसार प्रवेश और विशेष प्रशिक्षण की सुविधा। मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है जिसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब हो गया कि यूं नहीं है कि साल के एंड में आप एग्जाम ले रहे हो। सतत मूल्यांकन का मतलब है कि हर महीने यूनिट टेस्ट होने चाहिए, बच्चे को समय समय पर फीडबैक मिलना चाहिए जिससे उसको सुधार और सीखने की खामियों की पहचान हो और परिणामों में सुधार का हमें मौका मिल सके। अधिकारों की सुरक्षा और शिकायत निवारण। एससीपीआर और एनसीपीसीआर जिम्मेदार संस्थाएं बनाओ। किसी भी प्रकार के अधिकार उल्लंघन पर शिकायत की जा सकती है। स्कूलों के अधिनियम के पालन का विवरण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना होगा। आपको अपने स्कूल के अधिनियम जो है वो चित्रित करवाने होंगे ताकि बच्चे उनको पढ़ सकें और अपने अधिकारों की पहचान कर सके। आज तक इस अधिनियम के संशोधन और विकास की बात करें तो 2012 में उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की वैधता पर जो चुनौती थी उसमें वैधता को बरकरार रखा। 2017 में दिव्यांग बच्चों को भी अधिकार के दायरे में लाया गया। 19 में संशोधन के माध्यम से कक्षा 5 और कक्षा 8 में परीक्षा आधारित रोकी जा सकने की व्यवस्था है। एनईपी 2020 में वर्ष 3 से लेकर 18 आयु तक शिक्षा अधिकार बढ़ाने की अनुशंसा, ये केवल विधिक रूप से है, प्रवर्तन में अभी तक नहीं लाई गई है। प्रभाव की बात करें कि हमारे इस अधिनियम द्वारा क्या प्रभाव समाज में देखा गया है। नामांकन में वृद्धि, विशेषकर वंचित वर्ग में सरकारी स्कूलों में अधोसंरचना में सुधार, समावेशी शिक्षा, ड्रॉप आउट दर में कमी, एसएमसी के माध्यम से अभिभावकों की भागीदारी कि स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चों के स्कूल में क्या हो रहा है, इससे बच्चों का और पेरेंट्स का इंटरेक्शन बढ़ता है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, वो भी उनके स्कूल के प्रति जागरूक होते हैं। चुनौतियों की बात करें तो निजी स्कूल में जो 25% का रिजर्वेशन है उसमें अनुपालना की अपूर्णता देखी गई है जो कि बहुत बड़ी समस्या है। सीखने की गुणवत्ता पर चिंता है। सरकार द्वारा निजी स्कूलों में प्रतिपूर्ति में देरी है। दूरस्थ क्षेत्रों में निगरानी की कमी है। अगला हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिड डे मील स्कीम पर है। ये स्कीम का नाम है मध्याह्न भोजन योजना। इसका आरंभ 1995 में राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था। और कौन सा मंत्रालय इसकी निगरानी में है? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। नवीनतम नाम इसका क्या है? पीएम पोषण योजना। 2021 से इस योजना का नाम मिड डे मील स्कीम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। टारगेट ग्रुप इसका क्या है? कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र। और योजना किस प्रकार के? सेंटर स्टेट साझेदारी है। इस योजना के उद्देश्य क्या है? सबसे पहला पोषण को समर्थन। बच्चों में कुपोषण की जो समस्या देखी गई है उसको सुधारने के लिए पोषण का समर्थन, भोजन इस प्रकार का दिया जाए मध्याह्न में कि उसमें पोषण भरपूर हो। शैक्षिक प्रोत्साहन, बच्चों को घर पर जो बहुत ही गरीब है, जिनको खाना तक नहीं मिलता, वो स्कूल में आते हैं, खाने के नाम से आते हैं, उनका नामांकन बढ़ता है, उपस्थिति बढ़ती है और उनके प्रतिधारण में वृद्धि देखी गई है। सामाजिक समसरता, जाति धर्म से ऊपर उठकर सामूहिक भोजन की भावना उनमें विकसित करना। रोजगार सृजन करना। अब जब मिड डे मील स्कीम चल रही है तो महिलाओं को रसोई की रोजगार मिल रहे हैं। और विकास की बात करें तो 1925 में इसकी शुरुआत हुई थी। 82, 95, 2001, 7 और 21 इस तरह से हमने इस तरह की योजनाएं हमारे इतिहास से लेकर आज तक हमने इनमें क्या क्या काम किए। कवरेज की बात करें तो लाभार्थी, इस योजना के लाभार्थी कौन है? 11 करोड़ से भी अधिक छात्र। स्कूल कौन सी इनमें इंक्लूडेड है? सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान के मदरसे और विशेष प्रशिक्षण केंद्र। कक्षा की बात करें 1 से 8वें दिन। कार्य दिवस, ये मिड डे मील स्कीम पूरे वर्ष भर में 200 दिन अपनी स्कीम जो है वो लागू करती है। न्यूट्रिशनल नॉर्म्स क्या है? 1 से 5वीं तक 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन और 100 ग्राम खाद्यान्न। और कक्षा 6 से 8 की बात करें तो 700 कैलोरीज, 20 ग्राम प्रोटीन, 150 ग्राम खाद्यान्न। अब मेन्यू और सामग्री क्या होगी? सामान्य सामग्री की बात करें चावल, गेहूं, दालें, सब्जियां, तेल, नमक, मसाले। क्षेत्रीय जोड़ की बात करें दूध, अंडे, फल राज्य के अनुसार।
कहीं वेजिटेरियन हो चलता है, कहीं नॉन वेजिटेरियन चलता है, तो उसी के अनुरूप मेनू योजना साप्ताहिक रूप से बनाई जाती है और सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन होना अनिवार्य है। अब इसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, इसको लागू किस प्रकार किया जाता है। केंद्रीय अंशदान की बात करें तो 60 से 75% राज्य की श्रेणी पर निर्भर करता है, लेकिन 60 से 75% जो डोनेशन है वो सेंटर से आता है। स्टेट का इसमें 25 से 40% हिस्सा रहता है। कार्यान्वयन एजेंसियों की बात करें तो एसएमसी हो गई, एनजीओ हो गई, ये भी कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं। रसोइयों की अगर हम बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी और इन समुदाय से कार्यकर्ताओं को चयन किया जाता है। निगरानी की बात करें तो पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड रखा जाता है, निरीक्षण का रिकॉर्ड रखा जाता है, तकनीकी उपकरणों का रिकॉर्ड रखा जाता है और शिकायत निवारण का भी डिजिटल रिकॉर्ड रहता है। इस तरह से क्या है, निगरानी और मॉनिटरिंग की जाती है कि ये स्कीम सही ढंग से लागू हो रही है या नहीं। योजना का प्रभाव शिक्षा में वृद्धि, पोषण में वृद्धि और सामाजिक कुरीतियों में बदलाव। पीएम पोषण योजना जो नया नियम बना है, नया प्रावधान बना है, उसके बाद क्या नया चेंज लाया गया है, बाल वाटिका को भी शामिल किया गया, जो नर्सरी होती है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उनको भी शामिल किया गया है। पोषण उद्यान, फोर्टिफाइड फूड, खाद्य जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, प्रौद्योगिक उपयोग, स्वास्थ्य जांच, छात्रों के लिए नियमित स्वास्थ्य और पोषण स्तर की निगरानी, समय समय पर उनका टेस्ट करवाना कि कहीं उनमें कुपोषण तो नहीं पनप रहा। इस तरह से निष्कर्ष निकालना है आपको। इसके डिटेल नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी। आपकी इस पेपर में स्टूडेंट्स काफी सारे बोर्ड्स बने हुए हैं, काफी सारे परिषद संस्थानें बनी हुई है जिनके ऊपर समय समय पर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। जैसे एनसीईआरटी क्या होता है, आरबीएससी, सीबीएसई, आईएएससी, डीआईईटी, एससीईआरटी, है ना, इन सब से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट को सिलेक्ट किया है। आपको नोट्स के अंदर और भी जो ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। आप प्लीज उन्हें जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन उनमें से डायरेक्ट आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस की खास बात यही है कि इनमें आंसर जो है आप टू द पॉइंट और फैक्चुअल लिख सकते हैं, आपको कहानियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एनसीईआरटी को हम यहाँ देखते हैं, स्थापना वर्ष इसका हो गया 1961। ये कैसा संगठन है, ऑटोनोमस है, स्वायत्त है, अपना काम स्वयं करती है, इसके ऊपर किसी की निगरानी नहीं है। केंद्रीय और राज्य सरकारों को शैक्षिक मामलों में सलाह देना इसका उद्देश्य है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। प्रमुख कार्य की बात करें तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ है, उसी के दृष्टिकोण पर ये आधारित है। इसका काम क्या है, उसी पाठ्यचर्या के रूपरेखा के ऊपर ये काम करता है। इसके उद्देश्य देख लेते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सर्वधान, अनुसंधान, रिसर्च करना, पब्लिकेशन करना, पाठ्यचर्या का विकास करना मतलब सिलेबस डिजाइन करना और टीचर्स ट्रेनिंग। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य हो गए। अब एजुकेशनल रिसर्च, अनुसंधान से रिलेटेड इसके क्या काम है तो हम देख लेते हैं कि शोध किस प्रकार के होते हैं। क्रिया अनुसंधान, नीति अनुसंधान, शैक्षिक समानता पर आधारित अनुसंधान। प्रयोग किस प्रकार हम करते हैं, सिलेबस को डिजाइन करके, टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करके और एजुकेशन में इनोवेशन, शिक्षा में नवाचार पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। टीचर एजुकेशन के लिए क्या किया गया है, पूर्व सेवा और सेवाकालीन प्रशिक्षण, मतलब टीचर बनने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है और सेवाकालीन, जब टीचर आप बन चुके हो, आपकी नौकरी लग चुकी है, तब भी आपकी सतत जो प्रशिक्षण है आपका वो चलता रहता है। संसाधनों का विकास करना यानी शिक्षकों के लिए पुस्तकें बनाना, मार्गदर्शिकाएं और अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाना। मूल्यांकन की बात करें तो एनसीईआरटी मूल्यांकन और परीक्षा से संबंधित नियम बनाता है, जैसे मूल्यांकन में नवाचार लाना, सीसीई को हमने अपनाया है। और उपकरण इनमें क्या है, आंकलन विधि, उपकरण और सुधारात्मक उपायों का निर्माण करना। पॉलिसी सपोर्ट, सहयोग हमें किन चीजों से मिल रहा है, हमने इस पॉलिसी को किन पर आधारित बनाया है, तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो बहुत ही बड़ी, बहुत ही डिटेल्ड शिक्षा नीति मानी गई है और आज तक उसके प्रावधान जो है वो हम अपना रहे हैं।
और दूसरी रिसेंट में हमने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाया है उसी पर आधारित हमारा एनसीईआरटी है। संगठनात्मक ढांचा की बात करें तो मुख्यालय इसको श्री अरबिंदो मार्ग नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय संस्थान की बात करें तो पूरे देश भर में अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग यहाँ पर हमारे इसके मुख्यालय ये क्षेत्रीय संस्थान बनाए गए हैं। प्रमुख विभाग इसका कौन सा है? शिक्षक शिक्षा विभाग, टीचर ट्रेनिंग। हाल की पहलकदमी रिसेंट इनिशिएटिव की बात करें तो हमने ई पाठशाला खोला है जिसमें एनसीईआरटी की जो डिजिटल बुक्स है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। दीक्षा हमने खोला है शिक्षक और छात्रों के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसकी फुल फॉर्म ही यही है, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग। फिर निष्ठा नाम की योजना हमने बनाई है, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय अभियान हमने चलाया है। एनसीएफ 2023 जो वर्तमान में प्रगति में है, एनईपी 2020 के अनुसार नवीनतम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा का निर्माण करना। अंत में यही कहा जा सकता है एनसीईआरटी भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और समावेशन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, अनुसंधान, डिजिटल नवाचार के माध्यम से यह संस्था शिक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। एनईपी 2020 के परिप्रेक्ष्य में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको अच्छी से अच्छी सीरीज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अभी रिसेंट में आपके पास 4th ग्रेड का एग्जाम है, उसके लिए भी हम वीडियोस लेकर आएंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।